नमस्कार दोस्तों, मैं ई स्टडी विजन चैनल की ओर से आपके लिए आज साइंस नोट्स लेकर आई हूँ। सेकंड चैप्टर के हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का जो सेकंड चैप्टर है हमारा, आज मैं आपको इसके नोट्स पढ़ाने वाली हूँ। एक एक लाइन मैं हिंदी में आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम इंग्लिश में भी उसके आंसर को देखेंगे कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस सॉल्ट की चैप्टर सेकंड में एसिड्स। तो हमें पता है एसिड्स क्या होते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन वाले में बताया है। एसिड वो होते हैं जो हमारे H पॉजिटिव आयंस देते हैं और ये खट्टे भी होते हैं। जब हम इन्हें टेस्ट करते हैं तो ये खट्टे टेस्ट में होते हैं, सोर होते हैं। साथ साथ ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ऐसी चीज़ें शो हो रही हैं, पहला H पॉजिटिव आयन देना एक्वस सोल्यूशन में, दूसरा रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देना, और तीसरा जो हमारे सब्सटेंस है खाने में खट्टे लग रहे हैं, अगर ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो हम उनको नाम बोलेंगे कि वो हमारे क्या हैं, एसिड्स हैं। क्या हैं, एसिड्स। तो अब हम पॉइंट वाइज पॉइंट देख लेते हैं कि एसिड किन्हें बोलते हैं। हम एसिड उन्हें बोलते हैं दो सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस यहाँ सोल्यूशन बोला है तो देखिए यहाँ सोल्यूशन लें या लिटमस पेपर लें या कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ सोल्यूशन लिया है, सोल्यूशन को रेड में चेंज कर रहा है अगर, तो उनको हम एसिड बोलेंगे। एंड एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, और ये हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो जितने भी चीज़ें सोर हैं और लिटमस पेपर ब्लू वाले को रेड में कन्वर्ट कर रही हैं, साथ साथ H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं एक्वस सोल्यूशन में, तो वो एसिड हैं। तो इनके एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड जिसका H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, आयोडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एसिड्स के, जो ये सारी चीज़ों को प्योर करते हैं कि ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा रेड में, H पॉजिटिव आयन देगा एक्वस सोल्यूशन में, और सोर होगा टेस्ट में। ये सारी चीज़ें, इन जितने मैंने एग्जांपल दिए, ये सारी चीज़ें इसमें लागू होती हैं, इसीलिए हमारे एसिड कहलाए जाते हैं। अब हम आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स पर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारे एसिड होंगे वो क्या करेंगे, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, टर्न्स मिथाइल ऑरेंज रेड, सोर इन टेस्ट, गिव हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन, और इनका जो pH लेवल होगा वो 7 से कम होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि स्केल जो होती है उसमें 7 न्यूट्रल होता है, 7 से जितने भी बिलो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसिड्स, और जितने भी 7 से अबव होते हैं वो हमारे होते हैं बेस। तो यहाँ एसिड की बात हो रही है तो 7 से बिलो होगा, इसीलिए यहाँ pH जो है 7 से लेस देन दिखाई है, तो वो हमारे एसिड होंगे। और जितने भी एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं किसमें, एक्वस सोल्यूशन में ही। एक्वस में इसीलिए क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में ही वो अपने हाइड्रोनियम आयंस को या H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करते हैं ना, रिलीज़ करते हैं। और जब ये हमारे हाइड्रोनियम आयंस और हमारे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज़ होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कंडक्ट हो पाती है, इसीलिए। तो हमने मेन पॉइंट्स भी देख लिए हैं। अब हम इनके टाइप्स भी देख लेते हैं कि जो हमारे एसिड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एसिड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और एक वीक एसिड होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके भी हमें एग्जाम्पल पता होने चाहिए क्योंकि हम उनको यूज़ भी करते हैं। तो हमारे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रो आयोडिक एसिड है और आयोडिक एसिड है। अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में हमारे आते हैं कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ये हमारे वीक एसिड्स होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले हमने एसिड पढ़ लिया। एसिड हमारे कौन कौन सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं या ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करते हैं और H पॉजिटिव आयंस को देते हैं और सोर होते हैं टेस्ट में। अगर ऐसा सब्सटेंस क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो वो हमारे एसिड होंगे। फिर हमने पढ़ा कि जो
pH लेवल होता है 7 से कम होगा तो वो भी हमारा एसिडिक होगा। फिर हमने पढ़ा टाइप्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के जो एग्जांपल्स हैं आपको याद करने हैं सबके, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोआयोडिक एसिड और आयोडिक एसिड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और वीक एसिड हमारे ये हैं कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, हमारे ये वीक एसिड्स हैं। हमने इसके टाइप्स भी पढ़ लिया एसिड के। अब हम बताएंगे आपको कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर नेचुरल ही एसिड्स होते हैं उनके अंदर। जैसे हम विनेगर की बात करें तो विनेगर तो वैसे इंडस्ट्रीज़ में भी बनता है, तो विनेगर के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज हमारा संतरा, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड अंदर जो टैमरिंड होती है उसके अंदर हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। सोर मिल्क या कर्ड के अंदर जो दही होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और एंट और नेटल स्टिंग होता है, जब कोई डंक मार जाता है जैसे मधुमक्खी या चींटी हमें खा जाए तो उसके अंदर जो एसिड होता है उसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड। कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड। और हम इसको फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इस मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एसिड। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हम और भी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ते हैं कि जो एसिड है हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं, साथ में डाइल्यूट एसिड भी होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी होते हैं। तो जो डाइल्यूट एसिड होते हैं हमारे, वो एसिड होते हैं जिनमें कि एसिड की मात्रा तो कम होती है लेकिन वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। कैसे होते हैं, जिनमें देखिए डाइल्यूट एसिड बोला है, डाइल्यूट एसिड का मतलब तो यही है कि एसिड का कम होना। जब एसिड कम है तो जाहिर सी बात है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात की जा रही है तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी। तो हम इंग्लिश में ले लेते हैं कि जो डाइल्यूट एसिड होते हैं हमारे, वो कंटेन करते हैं ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जबकि अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं हमारे वो कंटेन करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर की मात्रा उसमें कम होती। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमारे वो एसिड होते हैं जिनमें कि अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा होती है और अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देखें अगर हम, तो एक concentrated acid contains a large amount of acid and a small amount of water, वो हमारे concentrated acid होते हैं। अब हमने कितना कुछ पढ़ लिया, डेफिनेशन देख ली कि एसिड में क्या क्या होता है, टाइप्स देख लिए, डाइल्यूट एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी देख लिए, किन किन सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है वो भी देख लिया। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में कि जो एसिड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी किन किन तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो हमने पहले ही देखा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, जब हम एसिड का मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या निकल के आता है, दो चीज़ें निकल के आती हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकल के आती हैं। अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एसिड ले लेते हैं तो हमने HCl ले लिया, यहाँ मेटल ले लेते हैं तो हमने जिंक ले लिया। और इसका जब रिएक्शन कराया तो यहाँ पे जो हमारा H है वो तो यहाँ से हट गया, क्योंकि जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हाइड्रोजन एकदम अलग निकल के आ गया है और फॉर्मेशन जो हुई है सॉल्ट की वो है हमारा जिंक क्लोराइड, यहाँ पे सॉल्ट निकल के बाहर आया है। तो याद रखना आपको कि जब भी रिएक्शन होती है एसिड और मेटल की तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। जब हमने रिएक्शन देख लिया एसिड की मेटल के साथ, अब हम देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड की देख लेते हैं एसिड के साथ। अगर मेटेलिक ऑक्साइड कोई भी ले लें जिसमें मेटल के साथ साथ ऑक्सीजन ऐड हो और उसकी एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। तो जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, आपको कुछ बातें पॉइंट्स जो है वो याद रखनी होंगी। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, एग्जांपल ले लें अगर हम, जैसे कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे यहाँ कैल्शियम ले लिया है, मैग्नीशियम ले लिया है और साथ में ऑक्साइड की बात आई है तो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया है। अब ये हमारे बन चुके हैं मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। और ये मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में।
अगर हम मेटालिक ऑक्साइड को एसिड से मिलाएं तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा आता है सॉल्ट एंड वाटर। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए तो हमने यहाँ पे ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हमने एसिड से मिलाया HCl से, तो हमारे यहाँ पे जो CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है और H2O हमारा यहाँ पे वाटर है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आता है, एक सॉल्ट एक वाटर निकल के आता है जब हम मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाते हैं। तो अब हम देखते हैं पॉइंट इसका कि एसिड रिएक्ट जब करता है मेटल कार्बोनेट से तो क्या होता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करता है तो क्या होता है। तो एक एक हम स्टेप बाय स्टेप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते जा रहे हैं, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, क्या क्या फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट बनते हैं, हाइड्रोजन बनते हैं या वाटर बनते हैं। तो अब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे एसिड की किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे। तो जो हमारे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, जब हम उनको एसिड के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या क्या फॉर्मेशन होता है, एक सॉल्ट का होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर निकल के, ये प्रोडक्ट निकल के आते हैं जब भी हम मेटल कार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ मिलाते हैं। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे कि हमने यहाँ एसिड ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ मेटल कार्बोनेट ले लिया है सोडियम कार्बोनेट, तो निकल के आया है हमारा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आई, साथ साथ वाटर निकल के आया है। ऐसे ही अगर हम मिलाएं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसके साथ, एक एसिड के साथ, तो भी हमारे यही फॉर्मेशन होंगे सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा सॉल्ट है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और वाटर है H2O। यहाँ पे भी यही चीज़ें फॉर्मेशन हो रही हैं। अब हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि अगर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको याद रखना आप, जब भी हम CO2 जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, ठीक है, ये हमारा लाइम वाटर है, तो हमारा जो ये लाइम वाटर है ये हमारा मिल्की में टर्न्स हो जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है आसपास, तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो टेस्ट कर सकते हैं हम लाइम वाटर के थ्रू। जब भी हम लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास कराते हैं तो वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, उसका कलर जो है वो मिल्की कलर हो जाता है, इसका मिल्की कलर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट कर सकते हैं कि है कि नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हम रिएक्शन देख रहे हैं एसिड और बेसिस की एक साथ, एक दूसरे के साथ। तो आपने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहती है एसिड और बेस जब मिलते हैं आपस में, जब रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, तो हमारे वहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है एसिड और बेसिस की सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें अब यही करवाना है, एसिड और बेसिस को रिएक्ट कराना है सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। तो देखिए जब एसिड और बेसिस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टेट करती है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल कोई भी ले लिया, कोई भी एसिड ले लीजिए, यहाँ HCl ले लिया है, कोई भी बेस NaOH ले लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमारे सोडियम क्लोराइड और हमारा वाटर निकल के आया है। तो ये हमारे एक सॉल्ट है NaCl और ये हमारा वाटर, ये दोनों चीज़ें निकल के आई हैं। और जब भी हम एसिड और बेस ऐड करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट और वाटर निकल के आता है, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल कर रहे हैं। पूरे एसिड और बेस किसी का भी कंपोजिशन नहीं रहता है, वहाँ पे एकदम न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाता है, सॉल्ट निकल के आ जाता है, इसलिए इसका नाम जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जब हम पढ़ ही रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे एसिड और बेस का तो हुआ है ना, लेकिन अब कुछ सीक्वेंस देख लेते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से कराएं इंटरेक्ट या रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा, जो एसिडिक सॉल्ट निकलेगा और साथ में वाटर तो सब में ही निकलेगा। बस हमें यहाँ पे ये याद रखना है
एसिडिक सॉल्ट निकलेगा, बेसिक सॉल्ट निकलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट निकलेगा, यह कैसे निकलेगा? तो जब स्ट्रॉन्ग और वीक होगा तो वहाँ एसिडिक सॉल्ट निकलेगा, जब वीक और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट निकलेगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही चीज़ें हमारी कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे न्यूट्रल निकलेगा। देखिए, याद करने का तरीका मैं आपको यहीं तुरंत बताऊंगी। जब दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं या दोनों ही चीज़ें वीक हैं, एसिड भी और बेस भी, तो वहाँ पे न्यूट्रल ही सॉल्ट निकलेगा, ना तो उसमें बेसिक की ज़्यादा मात्रा होगी ना तो एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे हम उसको, हम डायरेक्ट न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। लेकिन अगर एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो देख रहे हैं आप, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वही डोमिनेंट होगी, और वही डोमिनेंट होगी तो असर भी उसका ज़्यादा ही होगा। आपने इनहेरिटेंस तो पढ़ी होगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज़्यादा मात्रा में जो एसिड है वो उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो सॉल्ट जो निकल के आएगा वो भी एसिडिक होगा। और जब वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे प्रभाव स्ट्रॉन्ग किसका पड़ रहा है, बेस का पड़ रहा है, इसीलिए सॉल्ट भी बेसिक होगा। लेकिन अगर दोनों ही सेम सेम होंगे, वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन एसिड और बेस दोनों ही एक जैसे होंगे, तो किसी का भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, और वाटर तो सब में फॉर्मेशन हो ही रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने एसिड के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बता दी हैं। हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं जो भी हमने अभी पढ़ा रिएक्शंस के बारे में। जितनी भी एसिड की रिएक्शन देखी, तो हम रिएक्शन में देख लेते हैं रिवीजन करने के लिए। जब हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल के आया। ठीक है, जब हमने एसिड को मेटल से मिलाया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल के आई। और तीसरा पॉइंट है, जब हमने एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलाया तो यहाँ पे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल के, यहाँ नीचे होगा ये टू, वाटर निकल के हमारा आया। ऐसे ही जब हमने एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड से मिलाया तो सॉल्ट और वाटर निकल के आया, और एसिड और बेस को मिलाया तो सॉल्ट और वाटर निकल के हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। जब एसिड को हम मेटल कार्बोनेट से मिलाएं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल के आता है। एसिड को मेटल से कराएं, आपको याद, अगर रट्टा नहीं मारना है इसको, तो आपको एसिड और जो भी यहाँ चीज़ें ली गई हैं ना, उसका एक एक एग्जाम्पल आना चाहिए। जैसे अगर एक एक एग्जाम्पल भी आप पुट करते हैं उसमें, तो अपने आप ही आपकी जो सॉल्ट फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी, वाटर की फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी, आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ आपको फिर भी इसमें तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसके मे बी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे निकल के आ सकते हैं। इसीलिए आपको ये कुछ टाइम देखना होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा भी अनुभव होगा तो आप अच्छे से रिएक्शन कर पाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए आपको रिवीजन के लिए भी हमने ये पॉइंट्स रखे हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, बेसिस के बारे में देख लेते हैं। हमने एसिड बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब हम बेसिस पे आ रहे हैं। तो जो बेसिस होते हैं यहाँ पे, वो रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। पहली बात तो ये, या हम लिटमस पेपर के बारे में बात करें तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं, या रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में चेंज करते हैं। अगर ऐसा कोई काम कर रहा है किसी भी सब्सटेंस में डालकर, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे क्या है, बेसिस है। साथ में जो बेसिस होते हैं वो हमारे कड़वे होते हैं टेस्ट में, इसीलिए हम उनको बोलते हैं बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और फिर जब भी एक्वस सोल्यूशन को घोला जाता है बेसिस को, तो ये हमारे OH नेगेटिव आयंस देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस निकालते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम इसको पॉइंट वाइज ले लेते हैं कि जो हमारे बेसिस हैं हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको हिंदी में बता दिया है, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना कैसे है वो बता देती हूँ इंग्लिश में। दो सब्सटेंस विच चेंज रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू आर कॉल्ड बेसिस। जो रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देते हैं वो बेसिस कहलाते हैं। और ये हमारे बिटर होते हैं टेस्ट में, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर प्रेजेंट इन बिटर सब्सटेंस लाइक, कड़वे सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं बेसिस। जैसे कि कड़वे सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, बिटर गार्ड होता है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन होता है, नीम के एक्सट्रैक्ट होते हैं, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट होते हैं, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन होता है, स्लेक लैम्प सोल्यूशन होता है, सोप सोल्यूशन होता है। ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स हैं, बेसिस के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। और साथ साथ मैंने आपको एक और बात बोली कि जो ये हमारे होते हैं OH नेगेटिव आयंस देते हैं एक्वस सोल्यूशन में।
क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं एक्वस सोल्यूशन में। अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लें अगर हम बेसिस की, तो एग्जांपल्स हैं इनके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोल्यूबल बेसिस, और ये हमारे एग्जांपल, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इनके काफ़ी। और एक और बात थी, जो एल्कलीज होती हैं, पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ एल्कली, या तो फिर आप उसको कैसे बोलेंगे कि जो हमारे अल्कली हैं वो क्या होते हैं। अल्कली कुछ दूसरी बात नहीं है, वो होते बेसिस ही हैं। बस अगर उन बेसिस को हम पानी में मिला दें तो वो हमारी एल्कलीज बन जाती हैं। तो जितनी भी अल्कली बेसिस वाटर में सल्यूबल होती हैं, उन सल्यूबल बेसिस को ही हम एल्कलीज बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक अलग से पॉइंट भी दे दिया है हमने, सल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और भी होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो और भी इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एसिड के बारे में फिर से रिवीजन कराया था, ऐसे हम बेस के बारे में रिवीजन कराते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या है, पहला कि टर्न करता है हमारे बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में, दूसरा है ये हमारा फिनोफ्थैलीन को पिंक में चेंज कर देता है बेसिस, और जो बेसिस होते हैं मिथाइल ऑरेंज को येलो में चेंज कर देते हैं, और ये बिटर होते हैं टेस्ट में, और छूने में ये सोपी लगते हैं, बहुत मुलायम मुलायम होते हैं। आपने कभी सोप को टच किया होगा तो वैसे ही इसका आता है। बेकिंग सोडा जो है हमारा, वो भी हमारा क्या है, बेकिंग सोडा भी हमारा एक तरीके का बेस ही है, और मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, ये सारे हमारे बेस हैं, तो वो सोपी लगते हैं टच करने में, और इनका जो पीएच लेवल है वो 7 से ज़्यादा होता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें इनकी, तो हमारे जो बेसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। उनके एग्जांपल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस की बात करें अगर हम, तो वीक बेस हमारे इस टाइप के होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये सारे हमारे वीक बेसेस हैं। आपको ये याद भी करने पड़ेंगे कौन से वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। अगर हम बात करें, जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की एसिड की, ऐसे ही अब हम बेसिस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि अगर हम उनको रिएक्शन कराएंगे तो उनमें क्या क्या चीज़ें फॉर्म होके आएंगे, प्रोडक्ट क्या क्या निकलेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। जब हम बेसिस का मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या प्रोडक्ट निकल के आएंगे। तो सबसे पहले जब हम अगर किसी बेस को मेटल के साथ मिलाते हैं तो हमारा सॉल्ट हाइड्रोजन गैस निकल के आती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल के आती है। तो आपको कोई भी बेस का नाम याद होना चाहिए, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, कुछ भी, जैसे ऊपर का आपको याद करना ही पड़ेगा, कुछ हमें बेसिस एसिड याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको उसको याद करना है। मेटल्स में आपको मेटल, नॉन मेटल भी याद करने पड़ेंगे। तो मेटल की बात की जाए, जिंक होता है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, मेटल। तो कोई भी मेटल ले लिया जाए, इनका रिएक्शन कराएं, तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल के आएगी। आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से लिखना है, बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ऑल्सो नोट दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। आपको ये देखिए कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि सारे ही मेटल जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते बेसिस से। जो मेटल हैं ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए। ठीक है, द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल प्रेजेंट इन द बेस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। अब जब भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे जो हम ले रहे हैं मेटल, ये जब स्ट्रॉन्ग होगा, जब हम बेस में भी जो मेटल है, अब बेस जो है सोडियम, हाँ अगर हम हाइड्रोक्साइड लें तो यहाँ पे क्या सोडियम हमारा एक क्या है, मेटल नहीं है। तो ये वाला जो मेटल है वो कम रिएक्टिव होना चाहिए जो हम यहाँ जो मेटल ले रहे हैं उससे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि ये हम लोग को याद रखना है कि जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए देन मेटल जो प्रेजेंट है बेस में, ताकि वो रिएक्शन आराम से टेक प्लेस कर सके। तो यहाँ एग्जांपल भी ले लिया है कि जो बेस अगर हम मेटल से मिलाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल के हमारी आती है। अब हम एग्जांपल इनके कोई एसिड और बेस लेके कर लेते हैं, एसिड और मेटल लेके कर लेते हैं, बेसिस और कर लेते हैं, सॉरी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है।
तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हमने मेटल ले लिया। जब हमने इनका रिएक्शन कराया तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे सोडियम जिंकेट निकल के आ रहा है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकल के आ रही है। ठीक है, ऊपर क्या बोला था, क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हो रहा है ना, ये जो हमारा सॉल्ट है सोडियम जिंकेट और हमारा ये क्या हाइड्रोजन गैस है। तो जब भी कोई बेस मिलता है मेटल के साथ तो वो हमारा बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब जो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का क्या तरीका है कि हाइड्रोजन गैस को हमें एक बर्निंग कैंडल, जो बर्निंग कैंडल है, जलती हुई कैंडल, उसके पास लाना होता है। ठीक है, जैसे हम बर्निंग कैंडल के पास लाते हैं गैस बबल्स को, हाइड्रोजन के गैस बबल्स को, तो उसमें से एक पॉप साउंड निकलती है और वो बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट होता है पॉप साउंड से। अगर ऐसा हो रहा है, पॉप साउंड निकल रही है उसकी, तो इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है। तो हम हाइड्रोजन गैस को इससे कर सकते हैं एनालाइज कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। अब हम केमिकल अलग से दूसरा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है बेसिस के साथ केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये है कि जब हम रिएक्शन करा रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिस से, तो जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर निकल के आते हैं, सॉल्ट और वाटर निकल के आते हैं। तो आप कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लीजिए। तो हमने यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और इसको एक बेस से कराया। बेस है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब हमने इसको कराई रिएक्शन तो यहाँ से क्या हुआ, जो कैल्शियम है हमारा वो यहाँ पर आ गया CO2 के पास और यहाँ से ऑक्सीजन चला गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जो कि एक सॉल्ट है और H2 हमारा एक वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे बेसिस से तो हमारे वहाँ पे सॉल्ट और वाटर निकल के आएगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं और यहाँ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। जैसे कि हमने एसिड में कराई थी एक दूसरे के साथ एसिड और बेस से, तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही थी। इसी तरीके से अब हम यहाँ बेसिस का और एसिड का एक दूसरे के साथ करवा रहे हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट और वाटर निकल के आते हैं वो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती है और उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से बोलते हैं। और ये रिएक्शन होती है एसिड की बेस के साथ, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और इसमें हमारा सॉल्ट और वाटर निकल के आता है बाहर। तो देखिए यहाँ पे जब हम एसिड ले रहे हैं और यहाँ पे हम बेस ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एक सॉल्ट निकल के आ रहा है और यहाँ वाटर निकल के आ रहा है। तो सॉल्ट और वाटर निकल के आते हैं जब भी रिएक्शन होती है एसिड और बेसिस की। अब हमने जैसे रिविजन किया था सारे एसिड का, ऐसे ही हम रिविजन कर लेते हैं सारे बेसिस का। तो यहाँ पे जब हम बेस को मेटल के साथ मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर हाइड्रोजन बनेंगे। जब हम बेस को मेटल कार्बोनेट से मिलाएंगे तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वहाँ वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो वहाँ रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। अगर हम बेस का मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन होगी। ये आपको याद रखने हैं, देखिए ये आपको याद रखने हैं। अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी इसमें देखना पड़ेगा कि वो रिएक्ट जो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है कि नहीं। अगर डिस्प्लेस कर पाएगा तो ही रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। नहीं, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको फिर ये याद ही करने पड़ेंगे कि मेटल कार्बोनेट से मिलाओ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलाओ तो भी रिएक्शन नहीं होगा। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है आपको, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट अगर हम ले लेते हैं कि जब हम एसिड और बेस मिला रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर निकल के आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर हम बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड से मिला रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर निकल के आ रहा है। तो ये हमारे सारा रिविजन हो गया है जितने भी हमने रिएक्शन कराई है बेसिस के साथ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। एसिड और बेस को अगर हम वाटर सोल्यूशन में डालें तो क्या होगा, क्या चीज़ें उसमें प्रोड्यूस होंगी। तो मैंने आपको कुछ नॉलेज तो पहले ही दे दी है। जब भी हम एसिड को पानी में डालते हैं डिसोसिएशन होता है वहाँ एसिड का और वहाँ से जितने भी H पॉजिटिव आयन होते हैं वो अलग हो जाते हैं।
H पॉजिटिव आयन या हमारे हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं हम उनको, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए भी, और एसिड है कोई सब्सटेंस वो भी बताने के लिए। तो अब हम यहाँ पे यही वाटर सोल्यूशन में देख रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं एसिड प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयंस को इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हमारा H आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये कभी भी अकेले जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा ये हाइड्रोनियम आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं, H3O पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ H पॉजिटिव यहाँ पे हमने लिया वाटर में मिलाया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया H3O, और HCl में अगर हमने वाटर मिलाया मीन्स कि हमारा एक एसिड है, एसिड में हमने पानी मिलाया, पानी में तभी तो हमारा हाइड्रोनियम आयन निकल के HCl बाहर हो गया। तो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, दे ऑलवेज एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव, एज मतलब हाइड्रोनियम आयन की तरह करते हैं। अब हम बेसिस की बात कर लेते हैं। तो बेसिस का भी मैंने आपको बताया कि वाटर के सोल्यूशन में बेसिस हमारे OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, वहाँ पे H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, ऐसे नहीं कि एकदम ही पूरे OH नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो मात्रा होती है OH नेगेटिव की वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें बेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिस को, जब हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो वो हमारे OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, हमारे एक बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हमने पानी मिला लिया तो यहाँ पे Na पॉजिटिव अलग हो गया और OH नेगेटिव अलग हो गया। ऐसे अगर हम दूसरी बात कर लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, और इसमें हमने पानी मिलाया तो यहाँ पे मैग्नीशियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। दोनों में हम क्या देख रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस का प्रोडक्शन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है बेसिस से, जब हम पानी में उन्हें मिला रहे हैं। ऐसे अगर हम बात करें अल्कलीज की, तो अल्कली क्या होती है मैंने आपको ऊपर भी बताया, अल्कली कोई अलग चीज़ नहीं है। अल्कली जितने भी बेसिस होते हैं जो पानी में सोल्यूबल हो जाएं उन्हीं को हम अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है अल्कलीज की। बेसिस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, जितने भी बेसिस हैं जो वाटर में सोल्यूबल हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड्स, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ये कहा जाता है इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, एसिड को धीरे धीरे करके हमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप मिलाना होता है वाटर में, ठीक है, एंड नॉट वाटर टू एसिड। ऐसा नहीं करना होता कि एसिड रखा हुआ है और उसमें फटाक से जाके हमें क्या कर दें, पानी पटक दें, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो प्रोसेस है ये इस तरीके का डिज़ोल्विंग एसिड और अ बेस इन वाटर, ये हमारा बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। और जब एक्सोथर्मिक है ये तो बहुत ज़्यादा हीट भी बाहर निकालेगा, और जब हीट बाहर निकाल रहा है, एनर्जी बाहर निकाल रहा है, तो वो उस टेस्ट ट्यूब में या किसी भी टम्बलर में या किसी भी चीज़ में जो एसिड रखा हुआ है और अगर हमने इसमें वाटर मिला दिया तो क्या होता है पता है आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें से सारा स्प्लैश आउट हो जाता है, पूरा बाहर निकल जाता है ये एसिड, और हम लोग के कपड़ों पर गिर सकता है, हमारी बॉडी पर गिर सकता है, हमको जला सकता है, हमारी स्किन जल सकती है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए हमें कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए, हमें पानी के अंदर ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालना चाहिए, कभी भी एसिड के अंदर डायरेक्टली पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइक तो बनता है, साथ साथ अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि उनको भी इस चीज़ का प्रॉफिट हो सके। और जो इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिए, आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए ताकि हम भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ये हमारा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में आ गए हैं। तो इंडिकेटर्स हमने ऊपर भी आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया था। लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि प्लांट से बना हुआ होता है। यहाँ पे हम और भी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं इंडिकेटर्स आखिर होते क्या हैं, है ना। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन को या सब्सटेंस को उसके अंदर डालने पर उसका टेस्ट या स्मेल या कलर
इन सारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसकी क्वालिटी पता चल जाती है और उसका नेचर पता चल जाता है कि एसिडिक है या बेसिक है। तो इस तरीके से जो सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को या स्मेल को चेंज करके बताते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो वो सब्सटेंस कहलाए जाते हैं हमारे इंडिकेटर्स। अब हम इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या हैं हमारे। substance which change their color, smell in different types of substance like acid and bases। एसिड में डालें तो अपना स्मेल और कलर को चेंज कर लें या टेस्ट को चेंज कर लें, अगर बेसिस में डालें तो कलर को चेंज कर लें, स्मेल को चेंज कर लें। इस तरीके जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे इंडिकेटर कहलाए जाते हैं। अभी आपको मैंने इंडिकेटर्स के टाइप भी बताए कि जो टाइप्स हैं इंडिकेटर्स के वो है हमारे एक नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। जैसे नेचुरल की बात आती है तो हमें पता चलता है कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो प्लांट्स से बनते हैं। ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं नेचुरल वाले वो हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से वो एसिड और बेस में अपने कलर को चेंज करते हैं या स्मेल को चेंज करते हैं और हमें बताते हैं कि कौन से सब्सटेंस एसिड हैं या कौन से सब्सटेंस बेस हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर एज नेम इसका सजेस्ट किया गया नेचुरल, तो इसका नेचर से प्राप्त है। तो यहाँ पे जो हमारे फाउंड होते हैं प्लांट्स में, नेचर से हमें प्लांट मिलते हैं और प्लांट में अगर मिल रहा है अगर हमें कोई इंडिकेटर तो वो वाले इंडिकेटर हमारे कहलाए जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल ले लिया जाए अगर नेचुरल इंडिकेटर के तो ये है लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एंड टर्मरिक। ये सारी ही हमारे क्या है नेचुरल इंडिकेटर। देखिए जो हमारी टर्मरिक ये तो घर की ही है, हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हमारी जो कपड़ों पे टर्मरिक गिर जाती है, हमारी क्लोथ पे अगर हल्दी गिर जाती है तो अगर हम उसको साफ़ करते हैं, जैसे हम उस पर सोप लगाते हैं, बेस अप्लाई होता है, जो सोप है वो हमारा बेस है, और जैसे हम उसमें बेस लगाते हैं तो वो कलर थोड़ा जो टर्मरिक का येलो जो था वो रेड रेड होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये जब रेड कलर में चेंज होती है ना टर्मरिक तो हमें पता चलता है कि ये बेस है। तो इसी तरीके से नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे लिटमस के बारे में मैंने आपको बताया कि लिटमस जो है वो हमारा क्या करता है, बेसिस में तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है और एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है ना। तो इसी तरीके से ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, जैसे कि इसका नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मतलब ये नेचुरली अकर नहीं होता है, ये हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है। तो वो केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन एसिड, एसिड में या बेस में अपना कलर चेंज कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के जो एग्जांपल है हमारे वो है हमारे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन। ये दोनों ही हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कलर को चेंज कर देते हैं एसिड या बेस में, ये फैक्ट्रीज वगैरह में बनाए जाते हैं इंडिकेटर्स। हम आते हैं अब नेक्स्ट इंडिकेटर पे और ये हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने ऑर्डर को ही चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडिया में। जब हम उसको स्मेल करते हैं ना, स्मेल करने पे उसकी स्मेल एकदम चेंज हो जाती है, तो वो हमारे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दो देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और एग्जांपल की बात की जाए तो हमने देखा है हम केक वगैरह बनाते हैं, केक वगैरह में स्ट्रॉबेरी डालते हैं हम या वेनिला डालते हैं, है ना। तो ये वेनिला और स्ट्रॉबेरी का जो एसेंस डालते हैं हम, वो क्या, वो उसका ऑर्डर एकदम चेंज करने के लिए डालते हैं, उसकी स्मेल एकदम टेस्टी वाली हो जाए। तो हमारा एग्जांपल वेनिला, ओनियन देखा है हमने, ओनियन को डालते ही किसी भी खाने में अगर हम ओनियन डाल दें तो एकदम से पहचान में आता है कि इसमें ओनियन है, क्लोव है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अब एक एक करके हम देख लेते हैं किस तरीके जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो चेंज करते हैं एसिडिक मीडिया में अपने कलर को और बेसिक मीडिया में अपने कलर को। तो हमारे पहला ले लेते हैं लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन अगर एसिडिक मीडियम में अगर हम देख रहे हैं तो वो रेड कलर में हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर जो है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन या पेपर, वो रेड में चेंज हो जाता है। और जो बेसिक मीडियम में क्या होता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की,
ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अगर मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक में चेंज किया जाए, चेक किया जाए सॉरी, तो वो पिंक कलर का हो जाता है, और जब बेसिक में चेंज किया तो ऑरेंज हो जाता है। और फिनोफ्थैलीन की बात की जाए तो ये कलरलेस होता है एसिड में। जब हम एसिड में डालते हैं तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उसे बेस में डालते हैं तो उसका कलर जो है वो पिंक में हो जाता है। और जो मिथाइल रेड है हमारा, ये मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड ही बोलेंगे इसको हम, ऑरेंज अलग होगा। तो जो रेड है, मिथाइल रेड, ये एसिडिक मीडिया में तो येलो कलर का होता है, लेकिन बेसिक मीडिया में रेड कलर का होता है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए, उसके बाद मैंने आपको सारे टाइप्स बताए इंडिकेटर्स के, है ना। और इसका ये भी बताया आपको कि किस तरीके से एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अपने कलर्स चेंज करते हैं। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन किस तरीके से होते हैं और कैसे चेक करते हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ होती है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस की, कि कितना उसमें एसिडिक है और कितना बेस है, वो कौन बताता है। अगर जितने H पॉजिटिव आयंस होंगे ज़्यादा तो वो एसिडिक होगा, और जितना उसमें OH नेगेटिव आयंस जितने ज़्यादा होंगे तो वो बेसिक होगा। तो ये ही हमारे स्ट्रेंथ बताते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात अगर हम करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को यूज़ करके हम किसी के भी स्ट्रेंथ को, या एसिड हो या बेस हो, तो हम उसको पता लगा सकते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमारे, उनके पास एक पीएच रेंज होती है। मैंने आपको पहले ही बता चुका ये चीज़। पीएच रेंज होती है 0 से 14 तक होती है, और बीच में होता है 7। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से बिलो जितने भी होते हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं, और 7 से जितने भी अबव होते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के पास जो एक पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को नापने का रेंज को, जो कि 0 से 14 होता है, और ये हमें बताता है कि कितना एसिडिक है कोई सोल्यूशन या कितना बेसिक है कोई सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, वो हमारा 7 होता है इसका पीएच लेवल। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट की। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसका एक पीएच रेंज होता है 0 to 14 होता है, जो कि इंडिकेट करता है एसिडिक और कितना एल्कलाइन है कोई भी सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज़ अ पीएच रेंज फ्रॉम 0 to 14 दैट इंडिकेट्स द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। और जो हमारे एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच हमारा, पावर हाइड्रोजन आयंस कितने होते हैं? 7 होता है। अब हम पीएच स्केल देख लेते हैं। एक हमारी पीएच स्केल क्या होती है? तो हमारी एक पीएच स्केल ये नापती है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं इसमें पीएच स्केल, एक स्केल फॉर मेजरिंग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करना, जहाँ पे P जो है, पीएच के अंदर जो पी है वो स्टैंड करता है पोटेंस के लिए। एक जर्मन वर्ड है ये पोटेंस, जिसका मतलब है पावर। और यहाँ पे जो पीएच है इसको हम ऐसे दिखाते हैं, -log10 H पॉजिटिव, -log10 ये बेस है, 10 बेस है H पॉजिटिव। इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। अगर हम प्योर वाटर की बात करें, तो कोई भी प्योर वाटर में जो H पॉजिटिव हमारा और OH नेगेटिव है वो हमारे बराबर होते हैं, वो हमारे बराबर होते हैं 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। क्योंकि न्यूट्रल है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए उसका पीएच जो है वो 7 है एग्जैक्ट। और उसको दिखाएंगे अगर हम पीएच के लेवल में तो इस तरीके से 10⁻⁻7, ठीक है। इसीलिए जो हमारी पीएच है प्योर वाटर की वो होती है हमारी 7, और जो पीएच स्केल है उसकी जो रेंज है वो होती है 0 to 14। आपको ये भी याद पता होनी चाहिए, याद ही हो गई होगी, इतनी बार बताइए मैंने। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अगर ये भी चीज़ बता चुकी है आपको मैंने, अगर पीएच की 7 के बराबर हो जाए वैल्यू तो वो हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाता है, और अगर लेस देन 7 हो जाए तो वो एसिडिक सोल्यूशन कहलाता है, और अगर मोर देन 7 हो जाए तो वो बेसिक सोल्यूशन कहलाता है ना, राइट। अब देखिए डायग्राम देख लीजिए, एसिडिक, न्यूट्रा,
एंड बेसिक। यहाँ पे लेमन जूस का जो pH लेवल है वो 2 होता है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, सबके pH लेवल बताए हुए हैं। आपको देखनी हो तो हम लिंक इसमें दे देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। वाइन का जो pH होता है वो 4 होता है। रेन का pH 5.5 होता है। ये क्वेश्चन एसिड रेन बन सकता है इसमें। एसिड रेन क्या होती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है पोल्यूशन की वजह से इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। और जब इसमें पानी पड़ता है, जब बारिश होती है तो पानी पड़ेगा, बादलों से पानी आएगा, बारिश आएगी, तो ये वाटर में मिल जाते हैं। और जब वाटर में मिलता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में मिलता है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रिक एसिड बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है H2SO4 बनाता है और नाइट्रिक एसिड होता है हमारा HNO3 बनाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। और जब ये धरती पर गिरती हैं या किसी मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे गिरती है, ताजमहल वगैरह का जो कलर है वो येलो होते जा रहा है, वो किस लिए होते जा रहा है, एसिड रेन की वजह से। क्योंकि जो हमारे बादलों से जो रेन है वो उसका जो pH लेवल है वो 5.5 हो जाता है। जब 5.5 हो जाता है तो उसमें पोल्यूशन की वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं पानी में, और ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। इसी वजह से हम उस रेन को हम एसिडिक रेन बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। इसीलिए उसका pH लेवल हमारा 5.5 होता है। तो आपको मैंने रीज़न भी बता दिया, अगर कहीं पर भी एसिड रेन आए तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, एबल हो उसके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ह्यूमन ब्लड pH। जो ह्यूमन का ब्लड है उसका pH लेवल हमारा 7.5 होता है। बेकिंग सोडा का pH हमारा 8.5 होता है। डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं उसका 10 होता है। ठीक है, इस तरीके से ब्लीच का हमारा 12.5 होता है। तो मैंने आपको pH लेवल्स भी बता दिए और बहुत सारे के pH यहाँ पे भी बता दी इस वीडियो में। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, ये बहुत अच्छे से हमने क्रिएट की है ताकि आपको बहुत अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएं वन बाय वन। तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए ज़रूर, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए जो नए आए इस चैनल पे। सभी हमारे मोरल सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपके लिए इसी तरीके से वीडियो हम लाते रहें। तो आपको लाइक का कमेंट्स तो करने ही होंगे ताकि हमारा मोरल सपोर्ट बने। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब हमने pH के बारे में तो पढ़ लिया, अब pH की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में, हम pH क्यों कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस होती है हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और वो क्या है, तो देखिए वन बाय वन करके हम बताएंगे। सबसे पहले जो pH होती है, सेंसिटिव ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो pH के लिए सेंसिटिव होते हैं। जो क्रूशियल लाइफ प्रोसेस होते हैं जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हैपन एट द सर्टेन pH और वैल्यू। आपने देखा है कभी कभी आप बोलते हो अरे पेट में गैस हो रही है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, एसिड बन रहा है पेट में, तो ये सारी चीज़ें क्या है, pH लेवल का गड़बड़ होना पेट के अंदर। जैसे pH लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, 7 से बहुत कम होता है, तो पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो हर जगह न्यूट्रलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स लगाने के लिए जिस सॉइल में हम प्लांट लगा रहे हैं उस सॉइल का जो pH लेवल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। अगर एसिडिक है तो उसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक वगैरह ये डालकर उसके एसिडिटी को सही करना होता है, तब हम उसमें उसकी फर्टिलिटी उसको बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, तब जाके हम उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं। इसीलिए तो जो pH है वो सॉइल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसी में एनिमल्स आ जाते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम जैसे मैंने आपको सेंसिटिविटी तो बता दी प्लांट्स और एनिमल्स की, तो जो मैंने आपको बताया उसको पॉइंट वाइज मैं बताती हूँ आपको कि जो हमारा pH है सॉइल का, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जो pH होती है सॉइल की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए प्लांट की, क्रॉप्स की, वो 6.5 से 7 तक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही और इससे कम हो जाए अगर, तो हमें उसको मेंटेन करना होता है।
अदर चीज़ों को डाल के, जैसे चॉक हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इन सब चीज़ को डाल के हम उसके पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं, इस रेंज में लाते हैं, तभी वहाँ पे ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है उसमें प्लांट की, इस तरीके की सॉइल में जिसका पीएच 6.5 से 7 हो। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको डाइजेशन के बारे में बताया था, तो जो पीएच है डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से रोल अपनाता है। तो जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो एक स्पेसिफिक पीएच लेवल पर ही होता है हमारे स्टमक में, जो कि होता है 1.5 से 4 के बीच में। और जो हमारा पीएच है, इंट्रैक्शन ऑफ एंजाइम्स, जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो जो फ्लुएंस होता है एचसीएल से हमारे स्टमक में, मतलब जब एंजाइम वगैरह काम करते हैं खाने पर, है ना, तो कुछ ना कुछ एसिड मीडिया उसमें मिलता रहता है, उसमें एचसीएल मिलता है। जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की अभी हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं क्या चीज़ें किस में कन्वर्ट होती हैं, कौन कौन से एंजाइम मिक्स होते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं उसमें, आप उसको भी देखना। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बहुत बड़ा पीएच का रोल होता है, और इसके बीच में रहना चाहिए हमारा पीएच स्टमक का 1.5 से 4 के बीच में, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और इससे नीचे होता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और एसिडिटी की प्रॉब्लम में हमें इनो वगैरह का इंटेक करना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इंटेक करना होता है, ताकि जो हमारी एसिडिटी है वो कंट्रोल में आ सके। हम देखते हैं टूथ डिके में किस तरीके से पीएच का रोल होता है। हम देखते हैं हमारे दांत जो हैं कीड़े लग जाते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो जो कीड़े लगना होता है एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारा जब पीएच लेवल दांतों का 5.5 से नीचे हो जाता है, तो उसके अंदर जर्म्स तो हमारे माउथ में रहते ही हैं, लेकिन जब पीएच 5.5 से नीचे हो जाता है तो टूथ डिके आसानी से हो जाता है, और जो हमारे एसिड है मुंह के अंदर वो उसमें लग जाता है, दांतों में डायरेक्ट आ जाता है कांटेक्ट में। तो इस वजह से जो हमारे टूथ है डिके होना शुरू हो जाते हैं। टूथ डिके हैपन्स व्हेन द टीथ, जब टीथ जो एक्सपोज हो जाते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ, और वो हमारा 5.5 से नीचे अगर हो जाए एसिड हमारे दांतों के अंदर, तो उसमें टूथ डिके हो जाता है। हम देखते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, पीएच का क्या रोल है उनमें। सेल्फ डिफेंस जो करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स इस तरीके से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो बेसिक है कि एनिमल्स में कांटे होते हैं या प्लांट्स में कांटे होते हैं, वो अपने आप ही अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। जैसे हमने कैक्टस वगैरह में देखा है या रोज़ वगैरह देखा है, तो उसमें कांटे वगैरह होते हैं, और जैसे कांटा लग जाता है अगर हमारे हाथ में, तो हमें जलन होना शुरू हो जाता है। या मधुमक्खी वगैरह जो है, अगर हमें खा जाती है तो हम लोगों को जलन होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, अपने आप वो सेल्फ डिफेंस कर रही है ना, कि अपने आप किस तरीके से बचा जा सकता है। तो वो एक तरीके जब हमें लगता है कांटा, या मान लो कोई खा गया हमें, जैसे मधुमक्खी वगैरह खा गई, जैसे ही वो खाती है तो हमारे अंदर वो अपने नेक्टर की हेल्प से, डंक की हेल्प से एक फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड को हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करती है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें जलन सी महसूस होने लग जाती है, और उसमें एसिड होता है, और उस एसिड की वजह से वो अपना सेल्फ डिफेंस कर पाती है। तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस होता है एनिमल्स और प्लांट्स का इस तरीके से। तो हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज कि जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो यूज़ होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में। जैसे कि अगर हम बी की बात करें, मधुमक्खी यहाँ पे जैसे मैंने बताया, प्लांट जैसे कि नेटल प्लांट है एक, ये क्या करता है, एक सिक्रेट करता है हाईली एसिडिक सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, जैसे फॉर्मिक एसिड ले लो सेल्फ डिफेंस के लिए। और ये एसिडिक सब्सटेंस जो होता है उनका स्पेसिफिक कोई पीएच लेवल होता है, तो इस तरीके से वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, सॉल्ट। सॉल्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। सॉल्ट हम बताएंगे कि सॉल्ट होता क्या है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और किस तरीके से कंबाइन करता है ये किन चीज़ों के साथ। एग्जांपल्स भी देखेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो सॉल्ट है ये कॉम्बिनेशन होता है एनाइन का, किसी भी एसिड का, और कैटाइन का, किसी भी बेस का। जैसे अगर हम बात करें किसी भी, हम सॉल्ट को ले लेते हैं, हम घर पे ही जो यूज़ करते हैं ना उसी को ले लेते हैं। हमारे ये सॉल्ट है NaCl। तो ये जो NaCl है, कैसे बनता है ये सॉल्ट, ये ऐसे बनता है जब हम इसमें एक एसिड डालते हैं और एक बेस डालते हैं NaOH नाम का।
तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो Na जो है हमने एक इससे लिया है, बेस से लिया है, और Cl जो है हमने एक एसिड से लिया है। तो एसिड हमने केटाइन लिया है Cl एसिड से, और बेस से हमने एक एनाइन लिया है। इस तरीके से एक एनाइन की हेल्प से और एक केटाइन की हेल्प से, एक एनाइन की हेल्प से और एक केटाइन की हेल्प से हमारी क्या फॉर्मेशन हुई है, सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट जो है कॉम्बिनेशन है किसका, एक एनाइन का और एक केटाइन का कॉम्बिनेशन होता है। और एग्जांपल की बात की जाए तो देखिए हमारा पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम नाइट्राइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये सारे ही एग्जांपल हमारे सॉल्ट्स के। सॉल्ट जो होते हैं वो यूजुअली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, किसी भी एसिड या बेस। मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट बनते हैं और वाटर बन के तैयार होते हैं, प्रोडक्ट निकलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से हम सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से किन किन सॉल्ट को बनाते हैं, और एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो किस तरीके सॉल्ट बनते हैं। मैंने आपको ये ऊपर ही बता दिया है कि दोनों ही चीज़ें अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो न्यूट्रल होगा, वीक होंगी तो भी न्यूट्रल ही होगा सॉल्ट। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और वीक बेस होगा तो सॉल्ट एसिडिक होगा, और उल्टा हो जाएगा, वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वहाँ पे जो सॉल्ट है वो बेसिक बनेगा। तो ये है, जितना जो चीज़ डोमिनेंट है, ज़्यादा एसिड है कम बेस है तो वो एसिडिक ही होगा सॉल्ट, और कम बेस है ज़्यादा एसिडिक है तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, इस तरह की डोमिनेंसी पे डिपेंड करता है जिसमें हम चीज़ डाल रहे हैं कितनी ज़्यादा मात्रा है। और एग्जांपल भी यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे हम यहाँ पे बात करें, हमने एसिड लिया बेस लिया, दोनों ही बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और तो यहाँ पे जो हमारा NaCl बना है ये न्यूट्रल है, और वाटर तो सब में निकलेगा, सब में वाटर निकलेगा, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग लिया HCl और यहाँ लिया वीक, तो यहाँ पे निकल रहा है एसिडिक NH4Cl निकला है कि नहीं, अमोनियम क्लोराइड हमारा, ये हमारे एक एसिडिक सॉल्ट है। और ऐसे ही अगर हम बात करें, यहाँ वीक हमने लिया एसिड, तो एसिडिक एसिड हमारा वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट निकल के आया है हमारा, बेसिक सॉल्ट निकल के आया है हमारा। ठीक है, यहाँ पे वीक और वीक लिया तो न्यूट्रल निकल के आया है, तो यहाँ पे हमने वीक लिया, ये भी वीक लिया, तो हमारा जो सॉल्ट निकल के आया है ये भी हमारा वीक सॉल्ट है। अमोनियम एसिटेट जो बना है सॉल्ट वो हमारा वीक एसिड है, वीक सॉल्ट है, सॉरी। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ लिए कि सॉल्ट क्या होते हैं, और वीक होगा स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे दोनों ही वीक होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं वन बाय वन, सारी चीज़ों को एक एक पढ़ेंगे, सॉल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इस तरीके से। तो हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इनमें कॉमन सॉल्ट है। हमारा कॉमन सॉल्ट का जो नाम होता है हम उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हम सभी अपने घरों में यूज़ करते हैं खाने के पर्पज़ से, अपने खाने में टेस्ट डालने के लिए। इसी को हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सॉल्ट जो है हमारा मिलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, इससे रिएक्शन कराते हैं तब। और ये ऑब्टेन होता है लार्ज स्केल में सी वाटर से भी, और ये फाउंड आउट होता है ये लार्ज डिपॉजिट रॉक से। जब हम देखते हैं कि जो ओशियंस होते हैं, सीज होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें काफ़ी टाइम सोडियम की मात्रा होती है, मैग्नीशियम की मात्रा होती है, तो ये बहुत टाइम तक जब साथ में रहते हैं तो ये बड़े बड़े लम्प्स बना लेते हैं, और वही हमारे इवेपोरेशन की हेल्प से धीरे 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 सॉल्ट अदर निकल के आ जाते हैं। तो यही हमारे क्या होते हैं। तो हम लोग इस तरीके से भी रॉक सॉल्ट से भी बनाते हैं सॉल्ट को, और हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी बनाते हैं सॉल्ट को। और हमने रिएक्शन भी देख ली है, इसकी रिएक्शन है हमारी हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और उससे हमारा NaCl निकल के आ रहा है।
जो हमारे कॉमन सॉल्ट है उसके यूजेस क्या क्या हैं, और प्रिपरेशन तो मैंने आपको बता दी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी बनता है, रॉक सॉल्ट से भी बनता है, ओशियंस में और सीज वगैरह में। यूजेस क्या है इसके, यूजेस हैं डेली फूड में हम यूज़ करते हैं इसको, सारे होल ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ होता है ये, टेस्ट बदलने के लिए अचार वगैरह में यूज़ होता है ताकि प्रिजर्व कर सकें हम अचार वगैरह को काफ़ी टाइम तक। प्रिजर्वेटिव में आगे भी बोल दिया गया, इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। और ये यूज होता है सोडियम मेटल को निकालने के लिए और क्लोरीन को निकालने के लिए बाय इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन स्टेट। जब हम सोडियम क्लोराइड को अलग अलग मोल्टेन स्टेट में निकालेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल के बाहर आता है। तो ये सोडियम मेटल को, क्लोरीन को भी बाहर निकालने के काम आता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वाइट सॉलिड का होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 591 केल्विन होता है। इसका टेस्ट, क्योंकि ये बेस है एक, तो इसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है और जब हम इसको टच करते हैं तो सोपी सा फील होता है। और इसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये कॉस्टिक सोडा, डायरेक्टली भी पूछा जाता है व्हाट इज कॉस्टिक सोडा, तो आपको बोलना है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉस्टिक सोडा। और इसका फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम देखिए कमर्शियली निकाल सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इसका, इलेक्ट्रोलिसिस करके सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन का, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं हम, सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो हमें ऊपर मिला था सॉल्ट, उसको अगर हम वाटर से ट्रीट करें तो हम उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसी प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी रिएक्शन है इस तरीके से। यहाँ पे हमने ले लिया है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, वाटर में मिलाया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है, क्लोरीन गैस को निकाल रहा है। क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस निकल रही है इसीलिए हम इसको क्लोर एल्कलीन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के यूजेस क्या क्या होते हैं, तो जो कॉस्टिक सोडा है वो क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, वॉशिंग करने में वॉशिंग सोडा की तरह, जिस तरीके से वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कराने में भी हेल्प करता है, और साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करता है। और कभी कभी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम यूज़ करते हैं रिएजेंट की तरह भी लेबोरेटरीज में। तो इसके ये 3 यूजेस हैं कॉस्टिक सोडा के। अब हम आते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और मैं आपको बताऊँ ये ब्लीचिंग पाउडर इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही हमारा सोडियम क्लोराइड भी इम्पॉर्टेंट था। ये दोनों आपको याद करने हैं, कॉमन नेम के साथ साथ आप फॉर्मूले भी साथ साथ याद करते चलिए, उनके यूजेस भी। तो इम्पॉर्टेंट मैं साथ में बताती चल रही हूँ, ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोरीन ऑफ लाइम भी बोलते हैं, क्लोरीन ऑफ लाइम भी बोलते हैं, याद रखना। फिर नेक्स्ट ये हमारा एक सॉलिड येलोइश वाइट कलर का होता है और इसके पास जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसमें, और ये सल्यूबल होता है पानी में, लेकिन एक क्लियर सल्यूशन कभी भी फॉर्म नहीं हो पाता है इसका, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। और इसके प्रिपरेशन देखें हम तो जब हम स्लेक लाइम में क्लोरीन को मिलाते हैं, याद रखना इसकी प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है, इसकी कैरेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है जितना एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं। दूसरा इसका प्रिपरेशन कैसे है कि स्लेक लाइम में जब हम क्लोरीन को मिलाते हैं तब हमारा ब्लीचिंग पाउडर निकल के आता है, उसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है और वाटर भी साथ में निकलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं। सबको ऑलमोस्ट पता ही होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इंडिस्इंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है पानी को साफ़ करने के लिए, पानी में जो जर्म्स हैं उनको भी किल करता है। और ब्लीचिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल में ये कपड़ों को भी साफ़ करने के काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है ये, और साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करते हैं इसको इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क भी होता है ब्लीचिंग पाउडर का।
ऐसे हम नेक्स्ट देख लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी इम्पॉर्टेंट है। इसका हम फॉर्मूला देखें तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको हम। इसका केमिकल नेम अलग से पूछा जाएगा, केमिकल फॉर्मूला अलग से पूछा जाएगा, कॉमन नेम अलग से पूछा जाएगा। तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉमन नेम इसका बेकिंग सोडा है, केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइक कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। केमिकल फॉर्मूला इसका NaHCO3 है। आपको मैंने तीनों ही चीज़ें बता दी। आपको इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। जो हमारे नोट्स हैं बहुत अच्छे हैं, आपको हेल्प करेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं हम। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। केमिकल फॉर्मूला NaSCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बट इट अपीयर्स एज फाइन पाउडर की तरह अपीयर होता है ये, ठीक है। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो इसकी प्रिपरेशन होती है सोलवे प्रोसेस के द्वारा। सोलवे प्रोसेस में क्या होता है, लाइमस्टोन को हीट किया जाता है। अब लाइमस्टोन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब हम CaCO3 को डिकम्पोज करेंगे उसको हीट करके, तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आएगी। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम अगर सोडियम क्लोराइड के उसमें सोडियम क्लोराइड और अमोनिया में पास ऑन कराएंगे, तब जाके हमारा ये बेकिंग सोडा प्रिपेयर होके आएगा। तो यहाँ से पहला तो प्रिपरेशन के लिए सोलर प्रोसेस में क्या होता है, लाइमस्टोन को हीट किया जाता है। हीट करने पे अलग अलग चीज़ हो जाती हैं और इसको फिर CO2 जो यहाँ से निकलेगा, इसको हमें पास करना होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और अमोनिया में। और इस तरीके से करेंगे NaCl NH3 CO2 H2, और यहाँ से हमारा बेकिंग सोडा और ये निकल के बाहर आएगा। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन हो गया है। अब हम यूजेस की बात करें तो बेकिंग सोडा फुलाने के काम आता है ना, क्योंकि इसमें CO2 प्रेजेंट होती है इसलिए। तो बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि कुकिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो बैटर को सॉफ्ट और स्पंजी बनाती है, फूलने के काम आता है। बेकिंग सोडा जो है एंटासिड की तरह ही वर्क करते हैं। जब हमें मधुमक्खी वगैरह काट जाए तो तुरंत हमें आके क्या करना चाहिए, जो बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा जो भी आपके घर में अवेलेबल है, उसको थोड़ा सा वाटर में मिलाइए, उसको लगाइए। देखिए आपको एक मतलब नॉर्मल बहुत अच्छा फील होगा। जो एसिड आपका आया है मधुमक्खी की वजह से या प्लांट के चुभने की वजह से, वो सही हो जाएगा। साथ साथ जब आपके पेट में एसिड उत्पन्न होती है, pH लेवल कम हो जाता है, इसके वजह से हमें जलन वगैरह होने लग जाती है, तो हमें तब भी बेकिंग सोडा का यूज़ करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बोला एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं उसको। फिर इसमें टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। वो हमारे टीथ को वाइट करते हैं और प्लेक फ्री बनाते हैं, टूथ डिके से हेल्प करते हैं। साथ साथ ये क्लींजिंग ऑर्नामेंट्स, हम साफ़ सफाई के काम भी आता है। सिल्वर से जो बने हुए ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको साफ़ करने के काम आता है। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, CO2 गैस देता है और सोडियम ऑक्साइड देता है जब भी हम उसको हीट करते हैं स्ट्रांगली। और ये फायर एक्सटिंग्विशर के काम भी आता है, फायर को बुझाने के काम भी आता है। इस तरीके से यूजेस हो गए हमारे बेकिंग सोडा के भी। अब हम वॉशिंग सोडा की बात कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा का हमारा जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। और इसका जो प्रिपरेशन है वो भी सॉलिड प्रोसेस से होता है। जब हम NaCl में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर ये सब डालते हैं तो अमोनियम क्लोराइड निकल के आता है, यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट निकल के आता है। और ये जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को, जो हमारा बेकिंग सोडा है, इसको जब हम हीट करते हैं तब जाके हमारा सोडियम कार्बोनेट निकल के आता है एनहाइड्रस फॉर्म में, और ये हमारा होता है वॉशिंग सोडा होता है। इस तरह सॉल्वे प्रोसेस से ये बन के तैयार होता है। ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये ऑब्टेन होता है और ड्राई होता है ये, इसीलिए इसको हम सोडा ऐश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और जो वॉशिंग सोडा है वो ऑब्टेन होता है रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट।
तो इसका रीहाइड्रेशन करते हैं, फिर से हम पानी मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट आया, इसमें वाटर मिलाया, जब वाटर मिलाया तब जाके हमारा जो वॉशिंग सोडा है वो निकल के आया। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, इसीलिए हम रीहाइड्रेट किया है इसको, हमने दोबारा पानी डाला है, इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वॉशिंग सोडा में, इसीलिए इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आप स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, आपको प्रॉफिट ही होगा इससे। इसके यूजेस हैं, हमारे क्लोथ को साफ़ करने काम आता है, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरियाज़ में डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर की तरह यूज़ करते हैं इसको। हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर की, वाटर में हार्डनेस पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मेटल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने काम आता है। पेपर इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ये थे इसके यूजेस। अब हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है, इसको ज़रूर, इसकी प्रिपरेशन, इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हमारा कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब जिप्सम, अभी इसकी प्रिपरेशन अगर हम देखें तो जब जिप्सम को हम 373 केल्विन में हीट करते हैं तब जाके हमारा ये निकल के आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके साथ साथ हमारा 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का भी निकल के आता है। तो जिप्सम जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन में और 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये हमारा निकाल के देता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और 3/2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब यही है 1/1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही है इसका भी। तो ये जो हमारे निकल के आता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और जो हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसका मतलब है कि जो फार्मूला यूनिट है कैल्शियम सल्फेट की, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शेयर करता है, और यहाँ से निकल के आया है हमारा, जैसे मैंने आपको रिएक्शन बताई, तो उसी में कैल्शियम सल्फेट, जब जिप्सम को हम हीट कर रहे हैं, ये रिएक्शन बना दिए, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर निकल के आ रहा है। और जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर से मिक्स करते हैं, उल्टा रिएक्शन करें, इसको अगर हम वाटर मिला दें तो उसमें फिर से वो जिप्सम बन के तैयार हो जाता है। और जिप्सम हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ डाईहाइड्रेट बोल देते हैं, जब 10 मॉलिक्यूल हो तो डेकाहाइड्रेट बोल देंगे, याद रखना है इस चीज़ को भी। अब हम इसमें यूजेस लिखे, मैं आपको यूजेस बता देती हूँ। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस होते हैं टॉयज़ वगैरह हमें बनाने में। जब हमारा हाथ वाथ की हड्डी जो है वो टूट जाती है, तो उसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करते हैं, हम प्लास्टर लगा देते, देखा होगा, कंधे से लटका देते हैं नार वार से, तो वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। टॉयज़ प्लास्टर, जो ऊपर जो हमारी सीलिंग होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं उसमें वाइट कलर का। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस के टॉयज़, स्टैचूज़ वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो ये यूजेस हैं हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आपने हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।